हाय दोस्तों, आई होप कि आपने कल जो हमने मज़ागॉन आईपीओ का एनालिसिस किया था उसको देख लिया होगा। तो आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग आईपीओ है जो मार्केट में 29 सितंबर में आ चुका है और ये आईपीओ यूटीआई है। इसके ना बारे में तो कहा ही जा सकता है, नाम तो सुना ही होगा। और जी हाँ, ये वही कंपनी अब आईपीओ में आ रही है और ये कंपनी उस सेक्टर में है जो सेक्टर 12 से 15% हर साल ग्रो कर रहा है। साथ में ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती क्या है? तो आप जब अपना म्यूचुअल फंड में जाते हैं और म्यूचुअल फंड करते हैं तो कोई कंपनी होती है जो उसको मैनेज कर रही है। तो ये वो लोग होते हैं जो उस सारे पैसे को मैनेज कर रहे होते हैं और ये सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट एसबीआई एएमसी है। हाउएवर, अगर हम देखें तो इसका रेवेन्यू हर साल 2018 से गिर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो ये जानने के लिए कि इस आईपीओ में कितना दम है और साथ में क्या मैं इस आईपीओ को में सब्सक्राइब करूंगा या नहीं, प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो ये आईपीओ 29 सितंबर को आ रहा है और 1 अक्टूबर तक रहेगा। ये आईपीओ भी कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है, तो जिसका मतलब है कि यूटीआई को कोई इसमें से पैसा नहीं मिलेगा। हाउएवर, ये एक एसबीआई सर्कुलर की वजह से आया हुआ है जिसके अनुसार अगर आप किसी भी कंपनी में आपका पहले ही एएमसी में 10% से ज़्यादा स्टेक है तो आप दूसरे किसी एएमसी में उतना स्टेक नहीं रख सकते, जिसकी वजह से एसबीआई, एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा अपना सारा स्टेक 9.9 तक कर रहे हैं। सो विच शोज मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि उनको अभी भी इसमें बहुत कॉन्फिडेंस है इस पर्टिकुलर कंपनी में। दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर रहे हैं और साथ में पीएनबी अपना 3% रिड्यूस कर रहे हैं और टी रो प्राइस अपना 3% रिड्यूस कर रहा है। और इस पर्टिकुलर आईपीओ के बाद टी रो प्राइस वुड बी द हाईएस्ट स्टेक होल्डर इन दिस पर्टिकुलर कंपनी विद 23% स्टेक। साथ में इस आईपीओ के थ्रू वो 3.89 करोड़ शेयर्स को सेल कर रहे हैं और फेस वैल्यू विद ₹10। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 552 से 554 पीस रखा गया है। एट द अपर बैंड इस कंपनी की वैल्यूएशन 7,000 करोड़ होगी और रिटेल एलोकेशन के लिए 35% कंपनी ने रखा गया। तो चांसेस हैं कि आपको ये आराम से मिल पाएगा क्योंकि इसमें 35% तक रिटेल्स के लिए ही रखा गया है। तो चलिए थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो यूटीआई एएमसी की फॉर्मेशन हुई 1964 में और 1964 से 1987 तक कोई और कंपनी नहीं थी। तो 2 डिकेड तक यूटीआई एएमसी मोनोपोली एंजॉय कर रहा था और 1987 से 1993 तक केवल एक प्लेयर आया, एसबीआई एएमसी। पर 1993 में प्राइवेट प्लेयर्स की इसके अंदर एंट्री हुई और इस वक्त 40 एएमसी हैं और उन्होंने काफ़ी हद तक इस पूरे मार्केट को शेक आउट कर दिया है। और जहां एसबीआई अभी नंबर 1 पे है, एचडीएफसी एएमसी सेकंड नंबर पे है और यूटीआई एएमसी 8th नंबर पे है। स्टार्टिंग में तो आपने कहा था सेकंड नंबर पे है, वो इसके टोटल एएयूएम के अकॉर्डिंग है, पर अगर हम म्यूचुअल फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे तो उस हिसाब से ये 8th नंबर पे है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है कि कितना पैसा एक कंपनी के अंदर है। मैं अभी बताऊंगा कि क्यों मैं म्यूचुअल फंड वाले को फोकस कर रहा हूं और क्योंकि उसका मार्जिन्स आर द बेस्ट इन द ऑल दी वर्टिकल्स जहां पे हमारा यूटीआई एएमसी प्ले करता है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ओवरऑल एयूएम के हिसाब से देखें तो यूटीआई एएमसी सेकेंड नंबर पे कंपनी आती है और वो 9.7 लाख करोड़ इसका एयूएम है। पर अगर हम इस एयूएम में को ब्रेकआउट करेंगे तो 7 लाख करोड़ पीएमएस है, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है। और अगर इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस को देखें तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, तो जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं उनका काफी हद तक पैसा यूटीआई मैनेज करता है। दूसरा 1.3 लाख इसको एनपीएस के थ्रू मिलता है, नेशनल पेंशन स्कीम। और लास्ट केवल 1.3 लाख करोड़ इसके एयूएम का म्यूचुअल फंड क्वार्टरली एयूएम से आता है। साथ में यूटीआई 153 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मैनेज करता है, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, लिक्विड के अप्रोक्सीमेटली। पर एक जो बहुत
इंटरेस्टिंग बात है, इसका जो पीएमएस बिजनेस है वो 1.1 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ हो गया है, जो बहुत ही एस्टॉनिशिंग है, क्योंकि उसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 143.9% आता है, जो बहुत ही कमाल है। बट क्योंकि क्योंकि अब गवर्नमेंट 5% से ऊपर बढ़ा के उन्होंने अपना 15% इक्विटी में डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये हुआ है। साथ में ये एनपीएस सेगमेंट के सेकंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर अकाउंट करती है विद 29.2%। हाउएवर ये याद रखिएगा कि बोथ पीएमएस जो ये सरकारी कंपनीज के साथ कर रही है और एनपीएस, उसके मार्जिन्स बहुत कम है इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड एयूएम के। और अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है। तो ये पूरा ही एक बहुत ही सही सेक्टर है, क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे एयूएम डिवाइडेड बाय जीडीपी रेशियो इंडिया का अभी बहुत कम है। अगर आप यूके का देखेंगे, यूएसए का देखेंगे, तो जहां 80-85 के कंपैरेटिवली है, इंडिया का अभी 7 या 8% के करीब पड़ा हुआ है। इनफैक्ट हम ब्राजील और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से भी अभी नीचे है। और साथ में इसके दो कॉम्पिटिटर्स हैं जो लिस्टेड हैं, एचडीएफसी एएमसी और निपॉन लाइफ इंडिया। और अगर आप इनका देखेंगे तो इनका मार्केट कैप बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, पर यूटीआई एएमसी का उतनी अच्छी तरह ग्रो नहीं हो रहा। और जहां एचडीएफसी एएमसी का आरओई 35.6 है, निपॉन लाइफ इंडिया का 18.5 है, यूटीआई एएमसी का ये 10.2 ही है, जो मेरे ख्याल से काफी कम है कंसिडर्ड टू बी दिस इंडस्ट्री। पर मैनेजमेंट का कहना है कि दे हैव गॉट वेरी गुड स्ट्रैटेजी टू रियली वर्क आउट एंड मेक श्योर कि आगे वाले वक्त में उनके पास म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का भी काफी पैसा आएगा। अब अगर हम यूटीआई एएमसी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड एयूएम तो एक तरह से ग्रो ही नहीं हुआ FY17 से FY20 तक, बट पीएमएस वाला फंड बहुत अच्छा ग्रो हुआ है 1700 करोड़ से समवेयर अराउंड 8200 ग्रोथ पे आया है। पर जो इंटरेस्टिंग बात है, इससे इसके रेवेन्यू में कोई इसको इजाफा नहीं हुआ और उल्टा नेगेटिव हुआ, बिकॉज मार्जिन्स जो है म्यूचुअल फंड एयूएम के बहुत अच्छे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस भी कॉन्स्टेंटली इसका गिरा है और उसी की वजह से आरओई भी इसका गिरता जा रहा है। एक पर इंटरेस्टिंग चीज है, ये इंडस्ट्री जो है इसमें ज्यादा इसको कैपिटल इंटेंसिव नहीं करना है, जिसकी वजह से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स थोड़े से भी अगर ये म्यूचुअल फंड एयूएम पे इफेक्ट लाएगा तो वो एकदम से बहुत ज्यादा चेंज होगा। डेट फ्री कंपनी है और इसका अर्निंग पर शेयर स्टूड एट 21.18, तो इसका पीई एट द अपर बैंड कम्स अराउंड 25.41। साथ में इसकी जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो 224.45 है, जिसकी वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू 2.47 अप्रॉक्सीमेट। तो अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी स्ट्रेंथ है कि इट हैज गॉट अ ह्यूज प्रेजेंस। तो टॉप 10 एएमसीज में भी अगर हम B30 सिटीज में आगे जाते हैं, B30s आर द टॉप 30 सिटी, तो इसका प्रेजेंस सबसे ज्यादा है। साथ में इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बहुत ज्यादा हैं। सो 53,000 तो इसके इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स ही हैं, फिर इसकी बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन है टू सेल देयर प्रोडक्ट। साथ में अगर हम देखें तो इसकी ब्रांड रिकग्निशन बहुत पावरफुल है, बिकॉज 55 साल से ये भारत में ऑपरेट कर रहा है और जून 2020 के उपरांत ये लार्जेस्ट डिविडेंड यील्ड फंड यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड चला रहा था और नॉन ईटीएफ इंडेक्स फंड भी यही चला रहा था। रिटायरमेंट सॉल्यूशंस में तो काफी हद तक सरकार का जितना भी रिटायरमेंट सॉल्यूशंस है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, एनपीएस हो गया, उसका पैसा इसी के पास आना है। और जून 30 में 43.8 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का जो इंडिविजुअल का फंड है वो इसके पास था, जो टेंड टू बी स्टिकी। तो और 50% हैज बीन विद दिस पर्टिकुलर कंपनी फ्रॉम द लास्ट 3 years। अब इस कंपनी के जो दो वीकनेसेस जो मुझे दिखती हैं, जो मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, इसका इक्विटी सेगमेंट में प्रेजेंस बहुत कम है। तो इसके जो पीयर्स हैं उनसे भी कम है, समवेयर अराउंड 32% इसके जो ओवरऑल एयूएम है। और साथ में जो अगर मार्केट का एवरेज भी देखा जाए तो वो भी 39% आता है, तो इसका 32% वहां पे मात खाता है। साथ में
जबकि इसका रेवेन्यू ग्रो हुए जा रहा था हर साल, पर इसके इसके जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस और आरओई है, वो ग्रो नहीं कर रहा है. सो विच इज अ वेरी बिग कंसर्न फॉर मी कि आगे जाके अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो कंपटीशन और बढ़ने ही वाला है. सो हाउ दिस कंपनी इज गोइंग टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर इशू इज गोना बी अ बिग क्वेश्चन फॉर मी. तो कुछ रिस्क दिखते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के साथ. पहला रिस्क है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग दैट वेल रिसेंटली. तो तो हो सकता है सारे ही प्लेयर्स पे जहाँ प्रेशर है, तो यूटीआई पे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर आएगा, बिकॉज इंडस्ट्री ही ओवरऑल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है. इट्स अ वेरी रेगुलेटेड इंडस्ट्री. तो अगर सेबी ने कहा कि एक्सपेंस रेशियो, तो जो एयूएम चार्ज करता है आपसे फॉर मेकिंग द मनी ग्रो, वो ही कम कर दिया, तो इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है. तीसरा, इसकी जो एनपीएस और इसका पीएमएस फंड है, वो बहुत कम प्लेयर्स से बहुत ज़्यादा फंड्स आते हैं. सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया आपका, एनपीएस हो गया. तो अगर वहाँ से एक भी कॉन्ट्रैक्ट जाता है तो इसका रेवेन्यू काफ़ी हद तक गिर जाएगा. Last, it's a very highly dependent on the AUM. So asset under management अगर कम होता है तो कंपनी का काफी इफेक्ट पड़ सकता है, which can be a huge setback for this particular. तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मेरा क्या वर्डिक्ट है इस पर्टिकुलर आईपीओ के रिगार्डिंग. तो मेरा पहला सोच ये है कि इक्विटी सेगमेंट जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और जहाँ सेक्टर हैज़ बीन ग्रोइंग फॉर 15%, बट दिस कंपनी हैज़ नॉट बीन एबल टू मार्च अहेड उस पर्टिकुलर रेशियो से, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है. क्योंकि मैं आगे नहीं जानता, पर पास से अगर मैं देखूं तो पीएमएस और एनपीएस में इसने बहुत अच्छी ग्रोथ की है, बट इक्विटी सेगमेंट पे इसने अच्छी ग्रोथ नहीं की है. साथ में मुझे लगता है कि ये पेटीएम मनी और इतने फाइनेंशियल एप्स जो आज हर इंसान की पॉकेट में जा रहे हैं, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जब हमें एक्चुअली प्रेजेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और सारे हमारे जो आज एएमसीज हैं उनकी प्रेजेंस भी हर जगह हो जाएगी. तो इसकी जो B30 वाली जो इसकी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगी. दैट्स जस्ट माई ओपिनियन. लास्टली, मुझे जो लगता है कि ये जो एनपीएस और पीएमएस का फंड आना था, ये एक टाइम था जो जिस टाइम ये आ सकता था, एंड दैट टाइम वाज पास बाय, बिकॉज उन्होंने जितना करना था 5% से 15% तक वो काफ़ी हद तक कर दिया, और अगला अगर कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना है वो टाइम लगेगा, और इसकी एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है. सो दैट्स समथिंग इज नॉट अ गेम चेंजर फॉर मी. तो मैं इसमें तभी इन्वेस्ट करूंगा जब मुझे एक स्टेबल डिविडेंड इनकम चाहिए, और आई थिंक आई विल वेट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक टू शो मी हाउ इट परफॉर्म्स वंस इट गेट्स लिस्टेड. Thank you. Hope you like it. Please do subscribe. It really encourages us to make more videos. So, and do check out our other videos. I hope you find them useful. Thank you.